नमस्ते बच्चों। जैसे कि इससे पहले के वीडियो में मैंने महादेव वर्मा के बारे में आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा जानकारी दिया था और उनके लिखे गए कहानी जो है नीलकंठ, उसकी प्रथम अध्याय मैंने आप लोगों को बताया था। इसके अंतिम का जो हिस्सा है वह मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जैसे कि पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि महादेव वर्मा ने बाजार से 2 मोर और मोरनी के जोड़ा खरीद कर लाए थे, जिसे उन्होंने अपने कमरे में बंद करके उसे पाला पोसा, उसे बड़ा किया। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वे दोनों मोर के बच्चे धीरे धीरे बढ़ने लगे, यानी धीरे धीरे उनका जो शरीर का गठन था वे बढ़ता गया। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। कह रहे हैं कि जैसे जैसे बटरफ्लाई यानी जो प्रजापति होते हैं तितली, वह जब छोटा यानी जब उसका जन्म होता है तब उसका शरीर का हिस्सा जो होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है। फिर धीरे धीरे वह बढ़ता जाता है, फिर उसके पर निकलते हैं, फिर वे उड़ना शुरू होते हैं। वैसे ही मानो यह दोनों मोर के बच्चे भी धीरे धीरे उनके शरीर पर नए नए लोम निकलना शुरू हुआ, उसके अंग बढ़ने लगे। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई, चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। यानी मोर, जो 2 मोर के बच्चे थे ना, एक थे मोर, दूसरी थी मोरनी। जो मोर था उसमें उसके सिर यानी उसका सर और कलगी मीन्स उसके गला, उसके पंख दाहिना, यह सारे सघन यानी उसमें बहुत सारे पंख निकलना शुरू हो गया। ऊंची तथा चमकीली हो गई, वह जितनी बड़ी होती गई वह ऊंची हो गई, बड़ी हो गई। चोंच अधिक बंकिम, चोंच मीन्स उसके होठ जो है वह बंकिम मतलब टेढ़ा और पैनी हो गई, पैनी यानी धारदार हो गई। गोल आँखों के इंद्रनील में नीलाव दूती झलकने लगी, यानी उसकी गोल आँखें, उसकी आँखें जो है वे गोल गोल थे, जिसमें नीलाव दूती नीले रंग का प्रकाश रूपी वह चमकने लगा था। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूपचाही तरंगे उठने गिरने लगी। उनकी लंबी यानी उनके गला का जो हिस्सा है वह बहुत लंबा था। नील हरित ग्रीवा यानी नीले और हरे रंग का वह ग्रीवा गला जो था, वे हर भंगिमा में वे धूपचाही तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण बाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। उनके दोनों पंख यानी दाहिना पंख और बावां पंख दोनों चंद्रिकाएँ, जैसे कि हम लोग पता है मोर का पंख जो होता है उसमें क्या होता है, चांद की तरह उसका शेप होता है, यानी उसका डिजाइन, वे चांद और इंद्रधनुष की तरह वे दिखते थे। 7 रंगों जैसे तरह तरह के रंग उसमें झलक रहे थे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगाना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। महादेव वर्मा कह रही हैं, जैसे कि हमारे घर पर भी, आप लोगों के भी घर पर किसी के घर पे हो सकते हैं कि कबूतर जो होते हैं उसके हाव भाव, उसके भंगिमा को देखकर आप उस मोर के भंगिमा का भी कल्पना कर सकते हो। अगर आप लोगों ने किसी पक्षी को भी आपने देखा है तो वह भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह मोर कैसे कर रही थी। यानी जब देखना होता तो अपने गर्दन को ऊंचा कर वह देखती, अगर उसे कुछ खाना होता, पानी पीना होता तो वे अपने तुरंत उस गले को छोटा कर नीचे झुककर खाना खाने लगता, चुगने लगता और पानी पीने लगता। फिर अगर कुछ सुनाई देता तो वे अपने गला को टेढ़ा करके ऐसे करके देखना, ऐसे करके देखते हैं पक्षी, तो वे भी उसी तरह के भंगिमा, तरह तरह की भंगिमा वे कर रहे थे, जिसे देखकर बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा था।
मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूपछाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की साम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। मोर जितने अलग रूप से उसका विकसित हुआ था, उससे मोरनी का विकास जो हुआ वे थोड़ा अलग था। यानी मोर की तुलना में मोरनी का विकास थोड़ा अलग था। क्या अलग था कि लंबी धुपछाई गर्दन, उसके भी गर्दन ठीक ही थे वैसे ही, चंचल कलगी, पंखी में साम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि, मंथर यानी धीमी गति के, यानी मोर जितना चंचल था उतना मोरनी नहीं थी। वे सहचारिणी, सहचारिणी, इस पैराग्राफ में सहचारिणी जो शब्द आया है, सहचारिणी यानी सह यानी साथ, और चारिणी यानी चरना, खाना पीना, रहना, उठना बैठना, यानी हमेशा यह मोरनी जो है वह हमेशा मोर के साथ ही रहा करती थी। नीलाव ग्रीवा यानी उसका गला जो था वे नीले रंग का ही था कि जो मोर है उसके नीलाव ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। अब सवाल यह आ सकता है कि मोर का नाम नीलकंठ क्यों पड़ा, है ना? तो मोर का जो ग्रीवा यानी गला नीले रंग का होने के कारण उसका नाम क्या रख दिया गया? नीलकंठ। कंठ यानी गला, गला नीला होने के कारण उसका नाम रख दिया गया नीलकंठ, यानी मोर का। और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा, यानी मोर, दो मोर के बच्चे थे, एक मोर था दूसरी मोरनी, यानी मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी का नाम राधा। नीलकंठ क्यों रखा गया? क्योंकि उसके ग्रीवा यानी गला नीले रंग का था, इसलिए उसका नाम रख दिया गया नीलकंठ। और नीलकंठ के साथ यानी मोर के साथ मोरनी हमेशा उठते बैठते जागते सोते हमेशा उसके साथ ही रहा करती थी, यानी छाया के समान। जैसे हम हैं, हमारी प्रतिबिंब यानी छाया जो है शैडो, इसलिए मोर के मोरनी छाया होने के कारण उसका नाम रख दिया गया राधा। जैसे कृष्ण की छाया राधा थी, वैसे ही मोर का छाया वो मोरनी थी, इसलिए उसका नाम रख दिया गया राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। मुझे किसको? महादेवी वर्मा को, जो लेखिका है। महादेवी वर्मा को स्वयं पता नहीं चला कि कब वे मोर इतना बड़ा हो गया कि अपने चिड़ियाघर यानी जहाँ पर बहुत सारे चिड़िया वहाँ पर रहते हैं, उस चिड़ियाघर में बहुत सारे जीव जंतुओं को वे अपने आप को सेनापति, यानी बहुत सारे जो जीव जंतु थे वहाँ पर उनके सेनापति नियुक्त कर लिया गया, और उनका संरक्षण यानी संघ, यानी अपने संघ के जितने सारे पशु पक्षी थे उनके रक्षण, जिसे कहते हैं सेनापति, संरक्षण बना लिया था, उनके रक्षा करना। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चोंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। वे सुबह सुबह क्या करती? जितने सारे उस चिड़ियाघर में जितने सारे पशु पक्षी थे, जीव जंतु, उसको अपने साथ लेकर चल देती। कहाँ चल देती? जहाँ खाने के लिए दाना दिया जाता था, वे सब के टोली बनाकर वहाँ ले जाती और अपने नज़र के देख रेख में सबको खाना खाते देखती, उसका संरक्षण करती। और अगर कोई वहाँ पर शरारत करता या कोई बदमाशी करे तो उसे अपने तीखे चोंच से शास्ति भी देती, यानी उसे दंड भी देती दौड़ा दौड़ा कर। खरगोश के छोटे बच्चे को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आर्तक्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। यानी खरगोश के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे तो शरारती होते ही है, काफ़ी सारे बच्चों, तुम लोगों के घर पे भी बहुत सारे खरगोश होते हैं। तो क्या होता है कि खरगोश के बच्चे अगर इधर उधर दौड़ दौड़ कर, हम लोग घर पे ही देखते हैं कि वे जाम कर करके अंदर इधर उधर छुलुक छुलुक भागते रहते हैं,
तो जैसे अगर वह बदमाशी करता या थोड़ा दूर निकल जाता तो मोर क्या करता, उसके कान, छोटे छोटे कान को पकड़कर सीधा ऊपर लटका देता और लटकाए हुए उस जगह पर ले आता और तब तक उसके कान को पकड़कर लटकाए रहता जब तक वे आत्मक्रंदन यानी अपने आप से क्षमा मांग ना ले कि मैं और ऐसा शरारत नहीं करूँगा। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चे का कर्णभेद संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। कर्णभेद संस्कार यानी होता है कि किसी किसी जाति में ऐसा प्रथा माना जाता है कि बच्चे का कान वो छेदते हैं, यानी बाली पहनने के लिए एक कान को छेदते हैं। तो यहाँ जो खरगोश के कान को पकड़कर अपने तीखे चोंच से कान को पकड़कर इधर ले आता तो उससे क्या होता है, कभी कभी वे चोंच से उसके कान छिद्र हो जाते हैं जिससे वे कर्णवेद के संस्कार भी हो जाता था। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। यानी दंड विधान, भले ही वे जितने सारे जीव जंतु थे उनको दंडित करते थे, लेकिन उसमें एक अलग तरह की प्रेम भी था, असाधारण जो था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुवल के खेलते रहते थे। यानी मोर काफ़ी बड़े होते हैं, उनके कलगी यानी डायना वे भी काफ़ी बड़े होते हैं। तो अक्सर क्या करते, खरगोश और छोटे छोटे पक्षी अक्सर जब मोर अपने पंख को फैलाकर बैठे रहते तो उसके बगल में घुस कर वे क्या करते, छुआ छुवल जैसा खेल करते, इधर से घुसते इधर निकलते, इधर से घुसते इधर निकलते, ऐसे कर करके वे छुआ छुवल जैसे खेल खेलते रहते थे। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप को पकड़ में आ गया। कहने कि इसी बीच जब खेलते इसी बीच क्या हुआ, उस जाली के अंदर चिड़ियाघर में एक सांप अंदर घुस आया और वे क्या करने लगा, जीव जंतु भागकर, सभी जीव जंतु उसे देखकर इधर उधर भागदौड़ मच गया उसमें, कोई इधर भागता कोई उधर भागता उसे बचने के लिए। लेकिन एक शिशु यानी छोटा सा बच्चा, खरगोश का बच्चा उस सांप के लपेट में आ चुका था, फंस गया था वह बेचारा। निगलने का प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। वे सांप उस खरगोश के छोटे से बच्चे को पिछला हिस्सा यानी उसके पूंछ के तरफ को अपने मुंह में दबा लिया था और उसे निगलने के प्रयास कर रहा था। लेकिन जो छोटा सा खरगोश था बेचारा भयभीत होकर वे ज़्यादा जोर से आवाज़ भी नहीं लगा पा रहा था, बस किसी प्रकार से ची ची करके वे अपने सहायता के लिए, अपने मदद के लिए वे पुकारता कि बचाओ मुझे बचाओ। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। नीलकंठ यानी कौन, मोर। नीलकंठ ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर भी की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। यानी जब उस खरगोश के बच्चे से मुंह से जो धीमी गति का स्वर, ची ची का स्वर वह निकाल रहा था, वे मोर ऊपर झूलने में अपना पंख फैलाकर सो रहा था। अचानक से उसके तीक्ष्ण कान में वह स्वर सुनाई दिया, जिसे सुन वह अपने पंख को बटोरकर समेटकर वे तुरंत एक झटके में वह नीचे आ पहुंचा। वे सोचा कि अगर अपने तीक्ष्ण चोंच से उस सांप के मुंह पर वार करेगा तो उस छोटे से खरगोश को भी आघात कर सकता है, घायल हो सकता है वह। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया।
उसने क्या किया, अपने पंजे से सांप का जो फन, जहाँ पर फन होता है वहाँ पर पकड़ लिया अपने पंजों से। पंजा यानी अपने पैर के पंजों से पकड़ लिया और अपनी चोंच से सांप को प्रहार करने लगा। इतना प्रहार करने लगा कि वह सांप अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश के बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा बरी वही पड़ा रहा। किसी प्रकार वे तीक्ष्ण चोंच के प्रहार से सांप घायल हो गया और खरगोश भी वहाँ से आज़ाद हो गया। बच्चा मुख से निकल तो गया आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पर आ रहा है, यानी काफ़ी समय से उस खरगोश के बच्चे को सांप पकड़ के रखा था, जिसकी वजह से उसके अंग जो था वह सूना पड़ गया था, वह भाग नहीं पा रहा था, वह किसी प्रकार उसके मुंह से निकलकर वहीं पर पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, यानी मोर तो यानी नीलकंठ तो खरगोश के बच्चे को बचा रहा था, लेकिन राधा जो थी यानी मोरनी, वह उनका मदद करने का उतना आवश्यकता नहीं समझी। मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दिया। मंद केका यानी अपनी आवाज़ से, मंद यानी धीमी, उतना ज़्यादा जोर से नहीं, छोटा सा आवाज़ में उसने उस असामान्य यानी छोटा सा घटना को उसने चारों ओर प्रसारित कर दिया कि सांप घुस आया है हमारे इधर। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। माली यानी जो गार्डनर, यानी जो बागान में काम करता है, पौधे लगाते हैं, फूल पत्ते को देखभाल करता है, उसे माली कहते हैं। माली वहाँ पहुँच आया, फिर हम सब भी पहुँचे। हम सब यानी जो जितने सारे जीव जंतु थे, और माधवी वर्मा वह भी वहाँ पहुँची। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। वे एक पक्षी होने के कारण उसमें इतना विवेक, इतना सहनशीलता और इतनी दयनीयता के भाव जो उसमें परिलक्षित होता है, वह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस सांप के चपेट में आने के कारण वह खरगोश डर गया था। लेकिन नीलकंठ ने उसे सारा रात जागकर उस खरगोश को अपने पंख के नीचे दबाकर उसे उष्णता मीन्स जो उसका शरीर ठंडक पर गया था, उसे गर्मी उसे प्रदान किया। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। यानी कार्तिकेय कौन थे? कार्तिकेय भगवान शिव और पार्वती के बड़े बेटे हैं, जिनका नाम कार्तिकेय है। यानी भगवान शिव और पार्वती के 2 बेटे हैं, एक है कार्तिक, दूसरा है गणेश। तो कार्तिकेय जो है उसका वाहन मीन्स जैसे हम लोग देखते हैं कि विष्णु का वाहन है गरुड़, है ना, विष्णु का वाहन है गरुड़, वैसे ही कार्तिक का वाहन है मोर यानी मयूर, और गणेश का वाहन कौन सा है? चूहा। तो इसीलिए यानी जो नीलकंठ ने जो अपनी तीक्ष्ण चोंच से एक छोटे से निर्जीव जीव का उसने बचाया था, उससे हमें पता चलता है कि आखिरकार कार्तिकेय ने यानी कार्तिक भगवान ने मोर को क्यों अपना वाहन बनाया था। मयूर कराप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। यानी कि मयूर जो है यानी मोर जो होते हैं वे कलाप्रिय वीर पक्षी हैं, वे कोई कायर पक्षी नहीं और ना ही दुस्वभाव के पक्षी होते हैं, बल्कि वे बहुत वीर और अच्छे स्वभाव के पक्षी होते हैं। वे हिंसक तो तनिक मात्र भी नहीं होते, वे हिंसा करना नहीं जानते। इसी से उसे वाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। इसलिए मोर का तुलना बाज या चील से नहीं कर सकते, क्योंकि बाज और चील तो जीवित मनुष्य को भी नोच कर खा लेते हैं, तो पशु पक्षी तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मोर को
उस बाज और चील की श्रेणी में नहीं रखा जाता, उसे गिना नहीं जाता। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उसका मानवीकरण भी हो गया था। यानी नीलकंठ में उसका जातिगत यानी वो मोर था, उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, वीर प्रवृत्ति का मोर पक्षी होते हैं, वो स्वभाव तो हमें पता चल गया, लेकिन उसका मानवीकरण भी हमें पता चल गया कि वह एक पक्षी होकर जो एक छोटे से खरगोश को जिस प्रकार से वह बचाया, उससे पता चलता है कि उसमें कितनी मानवीकरण है। यानी इंसानों में जो भावना होनी चाहिए वह एक पक्षी में दिखाई दे पड़ता है। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घुसकर वह किसी अलग से सम पर ठहर जाता था। जब आकाश में मेघ छा जाते, तब वे क्या करती? नृत्य करने लगती, अपनी पंखों को फैलाती, उड़ती, इधर जाती उधर जाती, ऐसे करके वह घूम घूम कर अपने नृत्य क्रियाकलाप किया करता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। कह रहे हैं कि राधा यानी नीलकंठ तो काफ़ी चंचल था, लेकिन राधा उतनी चंचल नहीं थी, तो उसके समान भले ही वह नाच न पाती थी, लेकिन उसकी गति भी इतनी मंद नहीं था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर, इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ जो था वह मेघ आते ही वह क्या करने लगती? नाचने लगता और अपनी दाहिनी पंख को इधर उधर फैलाने लगती, पंख को इधर उधर फैलाते हुए नाचती। बताया जा सकता है नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर से पास पहुँचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। यानी जब राधा एक जगह पर बैठी थी, तो नीलकंठ आकर अपने पंखों से अपने दाहिने को फैलाते हुए वह राधा के चारों तरफ घूमते हुए, परिक्रमा करते हुए वह नाचने लगा। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गया। तब से यह नृत्य का क्रम जो था प्रतिदिन का एक रूटीन बन गया था। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। यानी जब महादेवी वर्मा के घर बहुत सारे देश विदेश से जो लोग आते थे, वह लोग आकर जब जाली के अंदर उस मोर और मोरनी यानी नीलकंठ और राधा के नृत्य कला को देखकर वे आश्चर्यचकित हो जाते। और एक बार क्या हुआ कि एक विदेशी महिला ने उनको परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दिया था। यानी जेंटलमैन यानी इंसानों को दी जाती है, लेकिन यहाँ जो मोर मोरनी वह अपने नृत्य क्रियाकलाप से इतना प्रभावित कर चुके थे उनको कि उन्होंने उनको परफेक्ट जेंटलमैन का उपाधि दे दिया था। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। कह रहे हैं कि जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जब खरगोश के बच्चों को सांप ने जब उसे पकड़ लिया था, तो उसने अपने तीक्ष्ण चोंच से इतना प्रहार किया कि जिससे सांप 2 टुकड़ा हो गया था। लेकिन उसी तीक्ष्ण चोंच से जो महादेवी वर्मा के हाथों से चना धीरे धीरे होले होले भाव से वो उठाकर अपने मुंह में जो डाल रहा था, इससे पता चलता है कि उसे भी पता है कि कौन
क्रूर है और कौन अच्छा है। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। यानी कि वास्तव में जब आम के पेड़ों पर, आम के वृक्ष में जब मंजरिया यानी फूल, सुंदर सुंदर पत्ते, फूल निकलना शुरू होता तो उस लाल पल्लवों से ढक जाता, तब जाली घर में वह नहीं रह पाता, उसे बाहर निकलने का मन करता। तो माधवी वर्मा तब उनको छोड़ दिया करती थी। नीलकंठ और राधा के सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सवाल आ सकता है कि नीलकंठ और राधा की कौन सी ऋतु बेहद पसंद थी, तो वे है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु यानी जिस ऋतु में वर्षा होती है उसे वर्षा ऋतु कहते हैं। मेघों में उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। कह रहे हैं कि मेघ यानी आसमान में जब मेघ छाने लगते उन्हें एक आभास हो जाता कि आज बारिश होने वाला है। वे क्या करते, उस मेघ के लगते ही वे अपने पंखों को खोलते हुए नाचने झूमने लगते कि आज तो वर्षा होने वाली है। मेघ के गर्जन के ताल पर उसके नृत्य चलता रहता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिम झिम झिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसको केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रातर होता जाता। कह रहे हैं कि जब मेघ का गरजना तीव्र हो जाता यानी जोर से देने लगते, बिजली चमकने लगते, बारिश की बूंदें जिम ही बड़ा होने लगता, तब उसके उसी गति में उसका नृत्य भी तेज होता जाता और वे उसके वेग में नृत्य करने लगती। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिनी पंख और बाएं पंजे पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। दोनों नीलकंठ और राधा यानी मोर और मोरनी दोनों क्या करते, अपने दाहिने पंख को फैला देते। उसमें क्या करती, राधा भी अपना दाहिना पंख उसमें फैला देता, फिर बायां पंख फैलाता वह भी अपना, यानी दोनों आपस में समान रूप से अपने पंखों को फैलाते हुए वे क्या करते, सुखाते अपने पंखों को। पंजे पर दाहिने पंख और बाएं पर बायां पंख रखकर सुखाया करते। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। कभी कभी अपने चोंच से जहाँ ज़्यादा पानी जमा हो जाते वहाँ से जब पानी टपकते उस बूंद को वे क्या करते, चोंच से पी कर अपने पंखों को सुखाया करते थे। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलकर परा और बड़े मियाँ के पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोर से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। यानी कि एक दिन जब महादेवी वर्मा को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तब वहाँ से जब वापस लौट रही थी तो मियाँ की तरफ हुए, यानी जिस मियाँ ने, बड़े मियाँ ने जो मोर के 2 पंख उन्हें दिया था उनके तरफ हुए देखा नहीं। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों को उंगलियों टूट कर इस प्रकार एकत्र हो गए थे कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी। कह रहे हैं कि जब ये वहाँ से गुजर रही थी बड़े मियाँ की दुकान से, यानी चिड़िया का जो दुकान था, पक्षियों की दुकान, वहाँ से जब गुजर रही थी तो वे अपने नज़र को न हटाते हुए भी न हटा पाई और उसका ध्यान, महादेवी वर्मा का ध्यान जब बड़े मियाँ के पास गया
तो उन्होंने देखा कि उसके पैरों के नीचे ही एक मोरनी वहाँ पर पड़ी थी, जिसके दोनों पैर टूटे हुए थे, जो अच्छे तरीके से खराब ही नहीं हो पा रही थी। बड़े मियाँ की भाषण में फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने एक बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप न आई होती तो मैं उसी के सिर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। फिर महादेवी वर्मा को तो पता था कि वह बड़े मियाँ का जो भाषण का रेल जब चलना शुरू होता है तो वे किसी स्टेशन पर रुकता नहीं। वह फिर से अपना भाषण शुरू कर दिया कि देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने इसका हालत क्या किया। चिड़ीमार यानी शिकारी, कि शिकारी ने इस मोर के बच्चे को क्या हालत कर दिया है। इसके पंख, जो पैर दोनों टूट गए हैं, बेचारी ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। मैं आपसे और क्या कहूँ, आपको ले जाने को भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं यह अधमरी मोरनी को कैसे आपके हवाले कर दूँ। सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना और पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। लेकिन महादेवी वर्मा, जो कि पशु प्रेमी, जो पशु पक्षियों को बहुत प्रेम करती थी, उसे स्नेह करती थी, वे इस रूप को देख नहीं पाई, यानी जो मोरनी थी उसका रूप देखा नहीं गया। वे क्या किया, उस मोरनी को 7 रुपये देकर अपने अगली सीट में रखकर वह ले आई अपने घर। फिर से वही ट्रीटमेंट शुरू हुआ जो पहले नीलकंठ और राधा का हुआ करता था। तो अब भी वे अपने कमरे में लाकर उसकी मरहम पट्टी की, पेनिसिलिन मलहम लगाया, रक्त को पोंछने के बाद वैसे करते करते कम से कम 1 महीने में वह मोरनी ठीक हो पाई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेरी रही, परंतु वह ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। उंगलियां यानी उसके पंजे टूट गए थे ना, तो उसको अब तो पहले के जैसा वह जॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन तब भी ठीक ठाक था। वे टेढ़ी मेरी थी, यानी जो पंजों के उंगलियां थे वह टेढ़ा टेढ़ा था। वे किसी प्रकार उससे चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। जब वे पूरी तरीके से ठीक हो गई, परंतु उसके जो पंजे थे वे टेढ़ी मेरी थी, तो जब वे पूरी तरीके से ठीक हो गई तो उसे भी जाली घर में शिफ्ट कर दिया गया। यानी जाली घर यानी जहाँ पर चारों तरफ से नेट बंधा होता है, उसके अंदर जो पशु पक्षियाँ रहा करते हैं, तो वहाँ पर उसे भेज दिया गया। और उसका नाम क्या रखा गया, यानी पहले वाले मोर का नाम रखा गया था नीलकंठ, मोरनी जो थी उसका नाम रखा गया था राधा, और यह जो मोरनी है इसका नाम क्या रखा गया, कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से ही कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब कुब्जा क्यों रखा गया, क्योंकि नीलकंठ नाम रखा गया था क्योंकि उसका कंठ नीला था, उसका नाम रखा गया नीलकंठ। और राधा नाम रखा गया था क्योंकि वे मोर का साथ कभी नहीं छोड़ती थी, उसके साथ साथ ही रहा करती थी, इसलिए उसका नाम रख दिया गया राधा। और इसकी नाम कुब्जा क्यों रखा गया, क्योंकि इसका पैर टूट जाने के कारण जो टेढ़ी मेरी यानी भंगिमा यानी टेढ़ा मेरा चलती थी, इसलिए उसका नाम रख दिया गया था कुब्जा। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, यानी अब तक यानी कुब्जा के आने से पहले राधा और नीलकंठ एक साथ रहा करते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती, और पर क्योंकि पहले तो कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब यह जो कुब्जा आ गई है, यह राधा और नीलकंठ को एक साथ देखकर खिसिया जाती और राधा को मारने के लिए वह दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। जब राधा और नीलकंठ एक साथ रहा करते थे, वह एक साथ रहना देखकर कुब्जा को बहुत गुस्सा आता था। वे नीलकंठ के साथ रहना चाहता था, लेकिन राधा तो साथ में थी, इसलिए राधा के ऊपर
वे गुस्सा कर उसको अपने चोंच से मारता और मारते मारते उसके पंख तोड़ डालते, नोच डालते। और नीलकंठ जो था वे कुब्जा से इधर उधर भागता फिरता, लेकिन बच नहीं पाता। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी के नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए। कह रहे हैं कि वह कुब्जा जो थी वह नीलकंठ को किसी जीव जंतु, वह सिर्फ राधा से ही नहीं बल्कि किसी भी खरगोश हो और भी चिड़िया हो, उनके साथ रहने नहीं देता था। वे बस अपने साथ ही रहना चाहता था। एक बार क्या हुआ, उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। जब कुछ दिनों बाद राधा 2 अंडे दिए, अंडे देने के बाद वे क्या करती, उसमें बैठकर उसे सेती, है ना, उसे गर्म उष्णता देती ताकि उसमें बच्चा हो। लेकिन कुब्जा जो थी वह तो बहुत अभद्र थी, है ना, वे क्या करती, चोंच से मार मार कर राधा को भगा देती और उस अंडे को अपने पंजों से, अपने ओठ से, चोंच से ठोकर मार मार कर उसे फोड़ देता और इधर उधर बिखेर देता। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। इस तरह इस कलह कोलाहल यानी उस अशांति माहौल में राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ प्रसन्नता का अंत हो गया। यानी पहले जो नीलकंठ और राधा एक साथ रहा करते थे, पर अब कुब्जा के आ जाने से वह अशांत हो गया है। वह बेचारा नीलकंठ प्रसन्नता नहीं रहता अभी, प्रसन्नता यानी खुशी। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शिखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत चुप पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के सोट पर छिपा रहा। यानी कि कई बार वह जाली से बाहर निकलकर आम के डाली में जाकर छिपकर बैठा रहता उस कुब्जा से बचने के लिए, परंतु नहीं हो पाया। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा ही भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी, पहले जैसी। यानी सेम रोज़ का वही रूटीन था कि वे नीलकंठ सारे अपने सेनाओं को लेकर खाने की तरफ जाता, सबको मंडलाकार यानी राउंड करके वे चारों तरफ देखती कि कौन खा रहा है, कौन नहीं, कौन बदमाशी कर रहा है, कौन शरारत कर रहा है, यह सारे अपने नज़र में देख रेख करती थी। पर पहले जैसी वह शांति नहीं थी, क्योंकि कुब्जा के आ जाने से वहाँ का माहौल बिगड़ गया था। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मैल हो जाएगा। नीलकंठ हमेशा सोचता रहता कि शायद अभी शुरू में आई हुई है कुब्जा, इसलिए लोग इस पशु पक्षियों के साथ, जीव जंतुओं के साथ वह घुल मिल नहीं सकती। लेकिन आशा करता हूँ कि कुछ दिनों में वे सारे ठीक हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। लेकिन वह मौका और नहीं आया। वह समय, वह आशा निराशा में तब्दील हो गया। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। एक दिन क्या हुआ कि जाली के बाहर 3-4 मास गुजर जाने के बाद एक बार नीलकंठ अपना पूंछ पंख फैलाकर धरती में बैठा हुआ था। यानी अपने पंखों को दोनों तरफ फैलाकर, पूंछ को फैलाकर वे एक जगह पर बैठा हुआ था। जैसे वह खरगोश को उस दिन, जिस दिन खरगोश को बहुत ठंड लग चुका था सांप के भय से, उस दिन जैसे वह खरगोश को अपने पंख के नीचे उष्णता दे रहा था, उसी प्रकार वह बैठा हुआ था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ।
कुब्जा ने महादेवी वर्मा ने बहुत बार उस नीलकंठ को पुकारा, नीलकंठ नीलकंठ कहकर वे पुकारी, लेकिन नीलकंठ कोई भी जवाब नहीं दिया। मेरे पुकारने पर भी, यानी महादेवी वर्मा के पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। महादेवी वर्मा को डाउट हुआ कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। वे क्यों नहीं सुन पा रहा था, वे क्यों नहीं उठ पा रहा था? क्योंकि नीलकंठ अब नहीं रहा, वे वास्तव में मर चुका था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तवक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। महादेवी वर्मा ने उसे अपने गोद में उठाकर इधर उधर टटोला, देखा, उसमें ना तो कोई बीमारी का परिलक्षित हुआ और ना ही उसे कहीं पर कोई घाव या कोई निशान उसे दिखाई दिया, चोट। मैं अपने साल में लपेटकर उसे संगम ले गई। संगम यानी मैं अपने, यानी महादेवी वर्मा नीलकंठ को अपने साल यानी चादर, अपने चादर में लपेटकर संगम ले गई। संगम यानी जहाँ पर मिलाव होता है, उसे कहते हैं संगम। यानी 2 या 3 रास्तों का जहाँ पर संगम होता है, 4 रास्तों का संगम होता है, जहाँ 2 या 3 नदियों का मिलाव होता है, उसे कहते हैं संगम। जैसे त्रिवेणी संगम जो इलाहाबाद में है, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी जो है संगम हुआ है, इसलिए उसे कहा जाता है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी यानी 3 नदियों का संगम, इसलिए उसे कहा जाता है त्रिवेणी संगम। चौराहा किसे कहते हैं? जहाँ पर 4 रास्तों का मिल होता है, उसे चौराहा कहते हैं। या ऐसे ही संगम में ले गई। शरीर पर जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। यानी जब वह अपने चादर से लपेटकर संगम गंगा, कौन सी नदी में? गंगा नदी में। यानी वे अपने चादर से लपेटकर उस नीलकंठ को गंगा में प्रवाहित, यानी उसे विसर्जित करने के लिए ले गई। जब उसे नदी में बहाया गया तो उसके पंख फैले हुए थे, मानो उसका आकार बहुत बड़ा हो चुका है। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। यानी हमारे कोई प्रियजन जब गुजर जाता है, हमें छोड़कर कहीं चला जाता है या मर जाता है, तो हमें बहुत दुख होता है। वैसे ही वह नीलकंठ के मर जाने पर राधा भी बहुत निराश हो गई थी। वह कई दिनों तक एक कोने में ही पड़ी रही, बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि के शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। नीलकंठ के मृत्यु हो जाने के बाद राधा, उसे तो मालूम नहीं था कि नीलकंठ हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। वह क्या करती, जब चिड़ियाघर का दरवाज़ा खुला रहता, वे बाहर निकलकर आम के डालियों पर जाकर, अशोक के डालियों पर जाकर, कचनार के डालियों पर जाकर खोजा करती, लेकिन कहीं नहीं मिलता हुआ। एक दिन वह आम से उतरी ही थी कि कजली अल्सेशियन कुत्ती सामने पड़ गई। यानी जैसे ही वह एक दिन आम के पेड़ से नीचे उतरी, वैसे ही अल्सेशियन एक कुत्ती उसके सामने आ गया। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है, वह मेरे लिए विशेष महत्व रहता है। कह रहे हैं कि
जब वह राधा उसे ढूंढता हुआ आम की डाली पर जा बैठा, अचानक से वह जब आम की डाली से नीचे आया तब कुब्जा वहाँ जा पहुँचा और उसने उसे अपने चोंच से, धारदार चोंच से प्रहार करते करते उससे भी घायल कर दिया। माधवी वर्मा कह रही है कि यह 3 पक्षियों, कौन से 3 पक्षियों, यानी एक मोर, 2 मोरनी। मोर का नाम था नीलकंठ और जो पहले वाली मोरनी थी उसका नाम है राधा और जो बाद में आई थी मोरनी उसका नाम है कुब्जा। तो माधवी वर्मा कहती है कि ये 3 पक्षियाँ नीलकंठ, राधा और कुब्जा, उन्होंने मुझे बहुत प्रकार से अपने विशिष्ट महत्व को, यानी अपने चारित्रिकता को उन्होंने दर्शाया है। उन्होंने मुझे बहुत, राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती थी। जब फिर से दूसरे वर्ष जब वर्षा ऋतु का आगमन हुआ तो जब बारिश, आसमान पर मेघ छाने लगे, बारिश होने लगे, तब वे आम की डालों पर जाकर वे स्वच्छंदता रूप से उस नीलकंठ को अपने कंठ से केका के रूप में बुलाती, जोर जोर से बुलाती, पर नीलकंठ और वापस नहीं आया। तो बच्चों, इस नीलकंठ कहानी में महादेवी वर्मा ने अपने पालतू मोर के मीठे कड़वे अनुभवों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। यानी जो नीलकंठ है, राधा है, कुब्जा है, उसके माध्यम से उन्होंने बहुत ही मीठे और कड़वे अनुभवों को लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। इस पाठ के माध्यम से लेखिका के जीव जंतुओं के प्रति आधार, अथाह प्रेम और सहानुभूति का परिचय मिलता है। यानी इस नीलकंठ कहानी के माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि लेखिका महादेवी वर्मा बहुत ही पशु प्रेमी और पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति उनका जो अथाह प्रेम और सहानुभूति का परिचय मिलता है। नीलकंठ सहित उसके सभी साथियों के रूप, स्वभाव, व्यवहार और चेष्टाओं का लेखिका ने जितनी गहनता और सूक्ष्मता से निरीक्षण तथा वर्णन किया है, उससे यह रेखाचित्र अत्यंत जीवंत बन गया है। यानी हमें पशुओं, पक्षियों से किस प्रकार की भावना रखनी चाहिए, उसे किस प्रकार से हमें प्रेम करना चाहिए, यह चीज़ का उन्होंने परिलक्षित किया है अपने वीडियो में, अपने इस निबंध में। धन्यवाद।